रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी बीवी का खत। उर्दू तर्जुमा अबुल हयात बरदुहानी। नमस्कार। हम दोनों को शादी हुए 15 बरस गुजर चुके, मगर आज तक मैंने तुम्हें कोई ख़त नहीं लिखा। बराबर पड़ी तो तुम्हारे ही यहाँ रही। ज़बानी तुमने बहुत कुछ कहा सुना और मैंने भी, लेकिन ख़त लिखने का कोई मौका न मिला। आज मैं तीर्थ की गरज से पूरी आई हूँ और तुम अपने ऑफिस के काम में वहीं उलझे रह गए। जिस तरह घोंगा अपने खोल से ताल्लुक़ रखता है, ऐसी ही तुम्हें भी कलकत्ता से मोहब्बत है। वो तुम्हारे जिस्म और दिल के साथ चिमटा हुआ है, इसीलिए तुमने दफ्तर से छुट्टी न ली। प्रभु की भी यही मर्जी थी। मेरी छुट्टी अलबत्ता मंजूर हो गई। मैं तुम्हारे घर की मंझली बहू हूँ। 15 बरस के बाद आज दरिया किनारे आकर मुझे पता चला कि अपने जगत और जगदाधार से मेरा कोई और भी ताल्लुक़ है। इसलिए इस चिट्ठी के लिखने की जुर्रत कर रही हूँ। इसे तुम महज अपने घर की मंझली बहू की मामूली चिट्ठी न समझना। जब मैं बच्ची थी तो मैं और मेरा एक भाई मियादी बुखार में मुब्तला हुए। मेरा भाई मर गया, मैं मरते मरते बची। मोहल्ले की सब औरतों ने कहा, मृणाल चूंकि लड़की है इसलिए बच गई, जो लड़का था सो मर गया। पक्के चोरों की तरह मलकुल मौत भी कीमती चीज़ ही ले भागता है। मेरे और तुम्हारे होने वाले रिश्ते की बात उस दिन सिर्फ वही जानता था जिसने मेरी तकदीर में ये लिख दिया था। मेरे मुकद्दर में मौत नहीं। इसी बात को अच्छी तरह समझा कर कहने के लिए ये ख़त लिख रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे दोस्त निरोध को साथ लेकर तुम्हारे रिश्ते के मामूद दुल्हन पसंद करने गए थे, मैं उस वक्त 12 बरस की थी। हम लोगों का मकान एक ऐसे देहात में वाक़ है जहाँ पहुँचना दुश्वार है। वहाँ दिन दहाड़े गीदड़ बोलते हैं। रेल से उतरकर 7 कोस घोड़ा गाड़ी पर, फिर कच्ची सड़क से 3 मील पालकी पर जाना पड़ता है। उस दिन उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। उस पर पूर्वी ढंग का पका हुआ खाना, उस खाने का आज भी मामू मजाक उड़ाया करते हैं। तुम्हारी माँ की जिद थी कि बड़ी बहू के रूप में जो कुछ कसर है उसको मंझली बहू के हुस्न से पूरा किया जाए, वरना इतनी तकलीफ उठाकर हमारे दूर दराज देहात में तुम लोग क्यों जाते। हमारे बंगाल में तो तिल्ली, वरम जिगर, जोफ़े मैदा और दुल्हन, इन चीज़ों के लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद आकर लिपट जाती हैं और किसी तरह पीछा नहीं छोड़ती। बाबा का दिल धड़कने लगा। वो दुर्गा माई का नाम जपने लगे। शहर के देवता को देहात का पुजारी क्यों कर राज़ी करे। लड़की के हुस्न का ही भरोसा था, लेकिन लड़की को अपने हुस्न का घमंड था ही नहीं। जो उसे देखने आए हैं वो जो कीमत बताएंगे वही मान लेनी पड़ेगी। यही वजह है कि अपने अंदर ज़ाहिरी हुस्न और हज़ारों बातनी खूबियाँ रखते हुए भी औरतों की हिचकिचाहट नहीं जाती। घर के और नेज़ मोहल्ले के लोगों की घबराहट ने इकट्ठे होकर पत्थर की तरह मेरे सीने को दबा रखा था। ऐसा मालूम होने लगा कि आसमान पर जितनी रोशनी है और दुनिया में जितनी ताकत है, सब मिलकर एक 12 बरस की देहाती लड़की को वो जांच परख करने वालों के सामने ले जाकर हाजिर करने के लिए चपरासी का काम कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह न थी जहां मैं छुप सकती। सारे आसमान को रुलाकर बांसुरी बजी और मैं तुम्हारे घर पहुंच गई। मेरे चेहरे के अयूब को अच्छी तरह परख कर भी बड़ी बूढ़ियों ने राय जाहिर की कि मैं दर हकीकत हसीन हूँ। यह सुनकर तुम्हारी बड़ी भावज ने मुंह फुला लिया। लेकिन मैं सोचती हूँ मुझे हुस्न की क्या ज़रूरत थी। हुस्न की तो जब ही कदर होती अगर कोई कदीम ज़माने का पंडित गंगा से मिट्टी लेकर उसकी मूर्ति तैयार करता, मगर उसको परवरदिगार आलम ने अपनी खुशी के मुताबिक बनाया है। तुम्हारे धर्म वाले घर में उसकी कोई कीमत नहीं। मैं हसीन हूँ, इसे भूलने के लिए तुम्हें ज़्यादा दिन न लगे, लेकिन मैं अक्ल भी रखती हूँ। ये तुम लोगों को कदम कदम पर याद आ जाता। मेरी अक्ल कुछ ऐसी फितरी और नुमाया चीज़ है कि तुम्हारे घर में इतने दिनों तक ज़िंदगी गुजार कर भी मैं उसे कायम रख सकी। मेरी माँ को मेरी इस अक्ल के बारे में बड़ा तरद्दुद रहा करता, क्योंकि औरतों में अक्ल का होना एक बला है जिसे रोक टोक मान कर चलना पड़े। वो अगर अपनी अक्ल के मुताबिक काम करे तो ठोकरें खाते खाते उसका मुकद्दर बरगश्ता हो ही जाता है। मगर मैं क्या करूं? तुम्हारे घर की बहू के लिए जितनी अक्ल की ज़रूरत थी, खुदा ने गोया बेएहतियात होकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा दे दी है। अब मैं वो किस तरह लौटा दूं? तुम लोग तो दोनों वक्त मुझे यही कहकर गालियां दिया करते हो कि बहू बड़ी अल्लामा है। जिन लोगों में कोई सकत नहीं होती वो बदजुबानी का सहारा लेकर अपना दिल बहला लेते हैं। इसलिए मैं तुमको माफ़ किए देती हूँ। मेरी एक चीज़ तुम लोगों से पोशीदा रहा करती थी, उसकी तुम लोगों में से किसी को खबर न थी।
मैं छुप कर अशार लिखा करती थी। खाक पत्थर जो कुछ भी लिखती, तुम लोगों की रोक टोक की दीवार उसे घेर न सकती। उसी में मुझे आज़ादी थी, वही मेरी रूहानी जिंदगी थी। मुझ में ये एक ऐसी बात है जिसे तुम्हारे घर की मंझली बहू में रहना नहीं चाहिए, और उसे तुम लोग पसंद भी नहीं करते, बल्कि तुम लोगों को पता भी न था कि ऐसी भी कोई बात है। 15 बरस तक तुम लोगों को खबर न हुई कि मैं शायरा हूँ। तुम्हारे मकान का जो हिस्सा सबसे पहले मुझे याद आ रहा है वो गाय रखने की जगह है। जनाने मकान में दाखिल होने की सीढ़ी से लगी हुई कोठरी में तुम लोगों की गायें रहती हैं। सामने की छोटी सी अंगनाई के सिवा उनके चलने फिरने की कोई और जगह नहीं है। उसी अंगनाई के एक गोशे में लकड़ी के गमले रखे हैं जिसमें उनको भूसी वगैरह दी जाती है। सुबह को नौकर बहुत से दूसरे कामों में फंसा रहता है। बेचारी गायें भूख से बेताब होकर गमलों ही को चाटा करती हैं, जिससे गमलों में जाबजा निशान पड़ गए हैं। मेरा दिल दुखा करता। मैं देहात की रहने वाली, जिस दिन पहले तुम्हारे घर आई तो वही 2 गाय और 3 बछड़े उस शहर में मेरे पहचाने हुए अजीज़ों की तरह मालूम हुए। जब तक मैं नई दुल्हन रही अपना खाना छुपाकर उन्हें दिया करती। जब पुरानी हो गई तो खुले बंदों उनकी खिदमत करने लगी, जिस पर हंसी मजाक वाले रिश्तेदार मेरे ख़ानदान और असालत पर बोहतान उड़ाते रहे। मेरी बच्ची पैदा होते ही गुजर गई। उसने चलते वक्त मुझे भी अपने साथ बुलाया था। अगर वो जिंदा रहती तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और असली चीज़ मुझे मिल जाती। मैं मंझली बहू से माँ बन जाती। माँ एक ऐसी चीज़ है जैसे एक ही घराने में रहकर सारे संसार से जोग रहता है। माँ होने का दुख मैंने सहा, मगर माँ होकर जो इस्तगना हासिल होता है उससे महरूम रही। तुम्हें याद होगा कि जो अंग्रेज़ डॉक्टर मेरे लिए आए थे उन्होंने मकान का जनाना हिस्सा देखकर हैरानी का इजहार किया था, और जच्चा खाना देखकर तो बहुत ही बरहम हुए थे। तुम्हारे मकान के सामने एक छोटा सा बागीचा है। घर में आराइश के सामान की कमी नहीं है, मगर जनान खाना बिल्कुल ही बेढंगा सा है। जैसे ऊन की बुनी हुई किसी चीज़ का उल्टा रुख होता है, वो रुख तो दिखाया नहीं जाता, ढका ही रहता है। इसलिए उसमें हुस्न खूबी का कोई लिहाज नहीं रखा जाता, न उसकी वजह से किसी को शर्म महसूस होती है। तुम लोगों के जनाना मकान की भी यही हालत है। वहाँ रोशनी बहुत कम है, हवा चोर की तरह धीरे धीरे आती है। आंगन का कूड़ा करकट अपनी जगह से हटना नहीं चाहता। दीवार के शिगाफों को और टूटे फूटे सहन को जिस बेहिसी के साथ छोड़ रखा है, मालूम होता है कि क़यामत तक वैसा ही रहेगा। लेकिन डॉक्टर ने एक गलती की थी। उसने समझा था कि मकान की जो हालत है उससे हम लोगों को ज़रूर रात दिन तकलीफ़ हुआ करती होगी। बात बिल्कुल उल्टी है। बेइल्तिफाती राख जैसी चीज़ है। मुमकिन है उस राख ने अपने अंदर थोड़ी सी आग दबा रखी हो, लेकिन बाहर से तो उसका पता नहीं चलता। जब अपने अंदर खुददारी बाकी नहीं रहती तो बेइल्तिफाती या बेहिसी कोई बेजा बात नहीं मालूम होती। फिर उसके लिए दुख दर्द भी नहीं होता। इसी वजह से औरतें दुख महसूस करते हुए भी शर्माती हैं। जब ही तो मैं कहती हूँ कि अगर यही तुम लोगों का फैसला हो कि औरतों को दुख सहना ही पड़ेगा, तो जहाँ तक मुमकिन हो उनके साथ बेइल्तिफाती से पेश आना ठीक है। इल्तिफात से उनके दुख में इजाफा हो जाता है। चाहे जिस तरह भी उन्हें रखो, तुम लोगों को इसका ख्याल तक नहीं आता कि उनको भी दुख महसूस होता है। जच्चे खाने में मेरे सर पर मौत मंडला रही थी, मगर मेरे दिल में ज़रा भी खौफ न था। हमारी जान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके खोने का गम हो। इल्तिफात और आवभगत ने जिनके दिलों को दुनिया के साथ जकड़ रखा है, उन्हें मरते हुए तरद्दुद होता है। उस दिन अगर मलकुल मौत मुझे खींचता तो जिस तरह नर्म ज़मीन से मिट्टी के टुकड़े घास के साथ आसानी से उठ आते हैं, मैं भी जड़ समेत उठ आती। बंगाली लड़की तो बात बात में मरने को तैयार रहती है, मगर ऐसे मरने में कौन सी बहादुरी है। क्या हमारी मौत ऐसी ही सहल ठहरी? मुझे इस तरह मरते हुए शर्म आती है। मेरी बच्ची तो शाम के तारे की तरह थोड़ी देर के लिए जाहिर होकर छुप गई। मुझे फिर अपने घर बार के काम में और उन गाय बछड़ों की देखभाल में लग जाना पड़ा। उसी तरह लश्तम पश्तम मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती और आज मुझे इस चिट्ठी के लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन हवा का एक झोंका एक छोटे से बीज को उड़ाकर एक पुख्ता मकान पर डाल देता है और वहाँ बरगद के दरख्त का एक पौधा उगाता है। फिर वही पौधा बड़ा होता है तो मकान की ईंटों और लकड़ियों की हड्डी पसली चूर कर देता है। हम लोगों के घर के लगे बंधे निज़ाम के बीच में ना मालूम कहाँ से आकर ज़िंदगी की एक बूंद टपक पड़ी। जब ही से रखना पैदा हुआ। अपनी बेवा माँ के मर जाने के बाद जिस दिन तुम्हारी बड़ी भाभी की बहन बिंदु ने
अपने चचाजाद भाइयों के घर से आकर हमारे यहाँ अपनी बहन के पास पनाह ली तो तुम लोगों ने सोचा कि ये बलाए नागहानी कहाँ से नाजिल हुई। क्या करूं, मैं अपनी फितरत से मजबूर हूं। जब मैंने देखा कि तुम सब के सब दिल ही दिल में बेजार हो रहे हो तो मैंने तहैया कर लिया कि इस बेयारो मददगार लड़की की पुश्त पनाही के लिए मुस्ताद हो जाऊं। किसी गैर के मकान में उसकी मर्जी के खिलाफ पनाह लेना कितनी जिल्लत की बात है। मजबूर होकर जिसे ये जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी हो, क्या उससे बेइल्तिफाती की जा सकती है। तुम्हारी बड़ी भाभी की अजीब कैफियत हुई। बहन की मोहब्बत से मजबूर थीं। ऐसी हालत में उसे अपने यहाँ कैसे न लाती, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मियाँ की मर्जी नहीं तो ऐसा अंदाज दिखाने लगी कि गोया बिंदु को वो एक बला समझ रही हैं और वो दफ़ा हो तो उन्हें चैन मिले। उन्हें इतनी हिम्मत ना हुई कि अपनी उस बेआसरा बहन के साथ ऐलानिया तौर पर मोहब्बत का इजहार करें। वो इताअत शियार बीवी हैं। उनकी इस मुसीबत को देखकर मुझे बड़ा सदमा होता जब मैं देखती कि तुम्हारी बड़ी भावज लोगों को दिखा दिखा कर बिंदु को सबसे अदना दर्जे का खाना दिया करती हैं और खादिमा की तरह उससे हर किस्म का काम ले रही हैं, तो मुझे सिर्फ दुख ही नहीं होता बल्कि शर्म भी आती। वो इस बात के साबित करने के लिए बड़ी बेचैन रहा करती कि बिंदु के रहने से हम लोगों का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। उस पर खर्च बहुत कम होता है लेकिन काम बेहिसाब करती है। तुम्हारी बड़ी भावज के बाप के यहाँ हसब नसब के सिवा और कुछ भी न था। न हुस्न था न दौलत थी। मेरे खुसर के हाथ पांव पकड़कर किस तरह उनके बाप ने तुम्हारे यहाँ उनकी शादी की थी तुमको सब मालूम है। वो समझती हैं कि तुम्हारे जैसे घराने में उनको ब्याह कर उनके बाप ने बड़ा जुर्म किया है, लिहाजा वो हमेशा से अपने को मुजरिम समझती आई हैं। इसी वजह से वो अपनी ज़रूरियात को जहाँ तक मुमकिन हो सकता है मुख्तसर करके तुम लोगों पर अपना बोझ बहुत ही कम डालती हैं। लेकिन उनकी इस नेक रविश ने हम लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मैं अपने तईं इस कदर छोटा नहीं कर सकती। मैं जिस बात को अच्छा जानती हूँ किसी के कहने से उसे बुरा नहीं समझ सकती। ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हें भी कई दफ़ा इसका तजर्बा हो चुका है। बिंदु को मैं अपने पास ले आई। बड़ी भावज ने कहा, मंझली बहू इस गरीब की लड़की की मिट्टी ख़राब किए देती हैं। वो हर किसी से कहने लगी कि मैंने एक गज़ब ढा दिया है, मगर मैं खूब जानती हूँ वो दिल ही दिल में खुश थीं। अब बदनामी मेरे सर आ पड़ी। अपनी बहन के साथ जो मोहब्बत का बर्ताव खुद न कर सकती थीं, मुझे वैसा करते देखकर उनके दिल को तस्कीन होती। तुम्हारी भाभी खामखा बिंदु की उम्र 2-3 साल घटाकर बताया करती, लेकिन उसकी उम्र 14 बरस से कम नहीं। इस बात को हम लोगों से छुपाने की क्या ज़रूरत थी। तुमने तो उसे देखा है। क्या वो इतनी ही बदसूरत थी कि अगर गिर कर उसका सर फट जाता तो किसी को सदमा ना होता। बात असली यह है कि उसके वालिदैन के गुजर जाने के बाद कोई ऐसा ना रहा कि उसकी शादी कर देता। फिर ऐसी लड़की से शादी करने की अखलाकी जुर्रत कितने लोगों में है। बिंदु डरती हुई मेरे पास आई, गोया उसके बदन से अगर मेरा बदन छू जाए तो मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगी। गालिबन इस दुनिया में जन्म लेने का ही उसे हक न था, इसलिए वो नज़रें झुकाए अलग थलग रहा करती। अपने बाप के घर में उसे एक ऐसा कोना भी ना मिला जहां वो एक बेकार चीज़ की तरह पड़ी रह सके। उसके चचाजाद भाइयों से इतना भी ना हो सका। घर के इधर उधर बेज़रूरत कूड़ा करकट पड़े रहने के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि इंसान उसे भूल जाता है। लेकिन बेज़रूरत औरत सिर्फ बेज़रूरत चीज़ ही नहीं है, बल्कि उसे भूलना भी मुश्किल है। इसीलिए कूड़ा करकट जहाँ रह सके वहाँ भी उसके लिए जगह नहीं मिलती। ये कहना भी मुश्किल है कि दुनिया को बिंदु के चचाजाद भाइयों जैसे आदमियों की कोई ज़रूरत है भी या नहीं। फिर भी वो तो मज़े से जी रहे हैं। यही वजह थी कि जब मैं बिंदु को अपने पास ले आई तो उसका दिल धड़कने लगा। उसको सहमा हुआ देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे पास उसके लिए भी थोड़ी सी जगह है। इस बात को मैंने बड़ी शफकत और प्यार के साथ बिंदु को समझा दिया, मगर मेरा कमरा तो सिर्फ मेरा ही कमरा ना था। चुनांचे मेरा ये काम सहल ना साबित हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने के बाद ही बिंदु के बदन पर सुर्ख सुर्ख कुछ दाने से निकल आए। मुमकिन है गर्मी दाने हों या और कुछ हो। तुम सब ने कहा चेचक है, क्योंकि वो बिंदु थी। मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने कहा 2-1 दिन गुजरे बगैर कहना मुश्किल है कि क्या मरज है, लेकिन 2-1 दिन भी कौन बर्दाश्त करेगा। अपनी बीमारी की वजह से शर्म के मारे बिंदु का दम टूटने लगा। मैंने कहा चेचक हो या जो भी कुछ हो, मैं उसे जच्चा खाने वाले कमरे में अपने साथ रखूंगी और किसी को कुछ करना ना पड़ेगा। इस पर जब तुम लोग मुझ पर खफा होकर आंख भौं चढ़ाने लगे, यहाँ तक कि बिंदु की बड़ी बहन भी जब बनावटी आजुर्दगी का इजहार करते हुए कहने लगी कमबख्त को अस्पताल भेज दो, ऐन उसी वक्त उसके बदन के सारे सुर्ख दाग बिल्कुल मिट गए।
तुम लोग और भी घबरा उठे। कहने लगे, ज़रूर चेचक इसके जिस्म में पैवस्त हो गई है, जो और भी खतरनाक है। ये इसलिए कहा कि वो बिंदु थी। कस्मापुरसी की हालत में नश्वनुमा पाने में एक फ़ायदा तो ज़रूर है। उसकी सेहत ऐसी हो जाती है कि किसी हालत में भी उसे तकलीफ नहीं होती। बीमारी तो उसे छू भी नहीं जाती, गोया मलकुल मौत का रास्ता ही बंद हो जाता है। चुनांचे मरज बिंदु के साथ मजाक करके चला गया। कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात जाहिर हो गई। दुनिया में जो शख्स बिल्कुल ही हकीर और बेकदर होकर जिस कदर ज़्यादा उसे पनाह की ज़रूरत होती है, उसे पनाह देने में उसी कदर रुकावटें भी होती हैं। बिंदु को मेरी निस्बत जो खौफ था, वो जब जाता रहा तो उसे एक नए रोग ने आ घेरा। मुझे वो इस कदर चाहने लगी कि मैं डर सी गई। मोहब्बत का ये रूप तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हाँ, किताबों में पढ़ा था, लेकिन वो भी मर्द और औरत के दरमियान। मुद्दत हुई कि मुझे ये याद करने का कोई मौका न मिला था कि मैं हसीन हूँ। इतने दिनों बाद ये बदसूरत लड़की मेरे हुस्न पर गर्विदा हो गई। मेरा चेहरा देखते रहने से उसका दिल नहीं भरता। कहती, दीदी, तुम्हारे इस चेहरे को मेरी आंखों से कोई देखता। जिस दिन मैं अपने सर के बालों को खुद संवार लेती, वो रूठ जाती। मेरे घने बालों को अपने दोनों हाथों में लेकर मस करने में उसे खास मज़ा मिलता। यूं तो मैं घर पर सिंगार नहीं किया करती, उसकी ज़रूरत भी महसूस न करती। कभी कभार किसी दावत में या और किसी तकरीब में जाना पड़ता तो थोड़ी सी आराइश कर लेती, मगर बिंदु की जिद मुझसे कुछ न कुछ आराइश रोज़ कराकर ही छोड़ती। ये लड़की मेरे पीछे दीवानी हो गई थी। तुम लोगों के मकान के जनाना हिस्से में तो तिल रखने की जगह भी नहीं। उत्तर तरफ 4 दीवारी से मिली हुई नाली के करीब एक बड़ा सा दरख्त खुद ब खुद निकल आया है। मैं जब देखती कि उस दरख्त के नए पत्तों का रंग सुर्ख हो गया है तो समझती कि धरती पर बहार आई है। जब उस समाज की ठुकराई हुई लड़की के दिल में इस तरह मोहब्बत की लहर उठती दिखाई दी, मैंने महसूस किया प्रेम के जगत में भी मौसम बहार आता है। वो किसी गली कूचे से नहीं आता, अर्श मोहल्ला से ही आता है। बिंदु की नाकाबिले बर्दाश्त मोहब्बत ने मेरी आंखें खोल दी। अखलाकी महकूमियत से आज़ाद होकर अपनी सिरिश्त का एक रुख मेरी आंखों के सामने उजागर हो गया। यही मेरी सिरिश्त का असली रूप है। तुम लोगों का ख्याल था कि बिंदु के साथ इस तरह शफकत व मोहब्बत से पेश आकर मैं हद से तजावुज़ कर रही हूँ। घर के लोग नाक भौं चढ़ाया करते और चैमगोइयाँ भी हुआ करती। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हो गया, तुम लोगों को इस बात की तरफ इशारा करते हुए ज़रा भी शर्म न आई कि बिंदु को इससे कोई ताल्लुक़ हो सकता है। स्वदेशी तहरीक के सिलसिले में जब पुलिस लोगों के घरों की तलाशी लेने लगी, तुम लोगों ने बेधड़क राय जाहिर की कि बिंदु पुलिस की मुखबिर है। इसका कोई सबूत न था सिवाय इसके कि वो बिंदु थी। तुम्हारे घर की खादमाएं तक उसका कोई काम नहीं करना चाहती थी। अगर उनमें से किसी को उसका कोई काम करने को कहा जाता तो बिंदु शर्म से पानी पानी हो जाती। इन बातों की वजह से मेरा खर्च बढ़ गया। इसके लिए मैंने एक अलहदा खादमा रख ली। ये तुम लोगों को भला न लगा। बिंदु को मैं जो कपड़े पहनने को दिया करती, उससे तुम इस कदर खफा हो गए कि मेरे निजी खर्च का रुपया देना बंद कर दिया। उसके दूसरे ही दिन से मैं 1.25 रुपया जोड़े की मोटी धोती मंगाकर पहनने लगी, और जब मोती की माँ मेरी थाली धोने के लिए लेने को आई तो मैंने उसे मना कर दिया और अंगनाई में जाकर कल किनारे उसे खुद धो लाई। एक दिन यकायक तुमने मुझे थाली धोते देख लिया तो खुश हुए। मुझे खुश किए बगैर काम चल सकता है, मगर तुम लोगों को हर हाल में खुश करना ही चाहिए। इस नेक रविश को आज तक मेरा दिमाग कबूल न कर सका। तुम लोगों की खफगी जूं जूं ज़्यादा होती गई, बिंदु की उम्र भी बढ़ती गई। बिंदु की उम्र का बढ़ना एक फितरी अम्र था। इससे तुम लोग गैर फितरी तौर पर घबरा क्यों गए? इस बात पर मुझे ताज्जुब होता है कि बिंदु को तुम लोगों ने अपने घर से निकाल क्यों नहीं दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोग अंदर ही अंदर मुझसे डरा करते थे। भगवान ने मुझे जो अक्ल दी है, अपने दिलों में तुम सब भी उसकी कदर करने पर मजबूर थे। आखिर बिंदु को यूं निकाल ना सके तो तुम लोग उसकी शादी का बहाना ढूंढने लगे। बिंदु के लिए दूल्हा तजवीज़ हो गया। तुम्हारी भाभी ने कहा, चलो छुटकारा मिला। काली माई ने हमारे ख़ानदान की लाज रख ली। दूल्हा के बारे में मुझे कोई ख़ास खबर न मिली। हाँ, तुम लोगों से सुना कि हर तरह अच्छा है। बिंदु मेरे पाँव पकड़कर रोने लगी। बोली, दीदी मेरी शादी कैसी? मैंने उसे समझाकर कहा, बिंदु तू डर मत, मैंने सुना है तेरा दूल्हा अच्छा ही होगा। लड़के वालों ने लड़की को एक दफ़ा देखने की भी ज़रूरत न समझी। बड़ी भावज ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर दिन रात में पल भर के लिए भी बिंदु के आंसू न रुके। उसे कितना दुख हो रहा था मैं जानती हूँ। बिंदु के बारे में बहुत मर्तबा मैं तुम लोगों से लड़ी झगड़ी, मगर यह मुझसे ना कहा गया कि उसकी शादी ना की जाए।
किसके बल पर कहती? मैं अगर मर जाऊं तो उसको कौन पूछेगा? वो लड़की तो थी ही, इस पर उसका रंग बहुत काला था। किसके यहाँ जा रही है, उसकी क्या हालत हुई, इन बातों को ना सोचना ही अच्छा है। सोचते हुए दिल दहल जाता है। बिंदु ने कहा, आपा, शादी को 5 दिन बाकी हैं, क्या इस अरसे में मेरी मौत ना आएगी? मैंने बिंदु को डांट दिया, लेकिन परमात्मा ही को खबर है कि अगर किसी आसान सूरत से बिंदु को मौत आ जाती तो मुझे इत्मीनान होता। शादी को जब एक दिन रह गया, बिंदु ने अपनी बहन से जाकर कहा, बड़ी दीदी, मैं तुम लोगों के गाय रखने की कोठरी में पड़ी रहूंगी, जो काम कहोगी वो करूंगी, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, इस तरह मुझे ना निकालो। इधर कई रोज से बिंदु की आपा लोगों की नज़र बचाकर कभी कभी आंसू बहा लेती थी। उस दिन भी वैसा ही किया, लेकिन सिर्फ दिल ही तो नहीं है, मजहबी अकायद भी तो हैं। उन्होंने कहा, शौहर ही औरत का मलजाओ मावा है, उसकी राह निजात है। अगर तकदीर में दुख लिखा हो तो कौन उसे बदल सकता है। बिंदु को शादी करनी ही पड़ेगी, इसके सिवा कोई चारा नहीं, नतीजा चाहे जो भी हो। मैंने चाहा था शादी हम लोगों के यहाँ हो, लेकिन तुम लोगों ने कहा दूल्हा के मकान पर होना चाहिए, यही उनके घर की खानदानी रस्म है। मैं समझ गई कि बिंदु की शादी में अगर तुम लोगों को कुछ खर्च करना पड़े तो तुम्हारे घरेलू देवता बर्दाश्त न कर सकेंगे, लिहाजा मुझे चुप ही साधना पड़ी। लेकिन एक बात का तुम लोगों को इल्म न था। बड़ी भाभी को मैं बता देना चाहती थी, मगर इसलिए नहीं बताया कि डर के मारे उनका दम न घुट जाए। अपने कुछ जेवर मैंने बिंदु को पहना दिए थे, शायद भाभी की नज़र उन पर पड़ी हो और उन्होंने देख कर भी ना देखा हो। तुम्हें धर्म की कसम, बेचारी को कुछ नहीं कहना, माफ़ कर देना। चलते वक्त बिंदु ने मुझसे कहा, दीदी, तो तुम लोगों ने आखिर मुझे निकाल ही छोड़ा। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तू जिस हालत में भी रहे मैं तुझे ना छोड़ूंगी। 3 दिन गुजर गए। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे ताल्लुके की एक रैयत ने तुमको खाने के लिए एक बकरा नजर किया था। मैंने उसे तुम्हारा लुकमा बनने से बचाकर कोयला रखने वाली कोठरी में बंद रखा था। रोज सुबह होते ही मैं उसे दाना खिलाया करती। 2-1 दिन इस काम को तुम्हारे नौकरों पर छोड़कर देखा कि वो उसको खिलाने से ज्यादा खुद उसे खा जाने की फिक्र में थे। एक दिन सुबह उठकर उस कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक गोशे में दुबकी हुई बैठी है। मुझे देखते ही मेरे पांव पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बिंदु का शौहर पागल है। मैंने कहा, बिंदु, तू सच कहती है? उसने जवाब दिया, आपा, इतना बड़ा झूठ मैं भला तुमसे कह सकती हूँ? वो पागल हैं। मेरे ससुर इस शादी पर राजी न थे, मगर वो मेरी सास से बेहद डरते हैं। शादी से पहले ही वो काशी चल दिए। मेरी सास ने जिद करके अपने लड़के की शादी कर दी। मैं कोयले के ढेर पर बैठ गई। औरतें अमूमन औरतों पर तरस नहीं खाया करती हैं, कहती हैं वो औरत ही तो है। शौहर पागल हुआ तो क्या हुआ, आखिर वो मर्द ही तो है। यूं तो बिंदु का शौहर देखने में पागल नहीं मालूम होता, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि उसे कमरे के अंदर ताला लगाकर बंद करना पड़ता है। शादी की रात को वो अच्छा ही था, मगर शब बेदारी और उसी किस्म के तसादुम की वजह से दूसरे दिन फिर उस पर जुनून सवार हो गया। दोपहर को जब बिंदु पीतल की थाली में खाना खाने को बैठी थी, यकायक उसके शौहर ने आकर खाने समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। पीतल की थाली को देखते ही उसके दिमाग में ये बात समा गई कि नौकर ने ज़रूर सोने की थाली चुरा कर अपनी पीतल की थाली में उसे खाना दिया है। इसी पर उसे गुस्सा आ गया। बिंदु डर के मारे दम बखुद हो गई। तीसरी रात को जब उसकी सास ने बिंदु को अपने शौहर के कमरे में सोने के लिए कहा तो उसका कलेजा कांपने लगा। उसकी सास बहुत बदमिजाज है और जब उसे गुस्सा आता है तो बदहवास हो जाती है। वो भी पागल है, मगर पूरी तरह पागल ना होने की वजह से ज़्यादा ख़तरनाक है। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात को उसके शौहर का मिजाज ठंडा था, मगर डर के मारे बिंदु का जिस्म सर्द हो गया था। उसका शौहर जब सो रहा था तो बहुत रात गए वो बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भागकर चली आई थी। उसकी पूरी कैफियत लिखने की ज़रूरत नहीं। नफ़रत और गुस्से से मेरे जिस्म में आग लग गई। मैंने कहा, इस तरह धोखाबाजी की शादी शादी ही नहीं। बिंदु, तू जैसे मेरे यहाँ थी वैसे ही रहे, देखूं तुझे कौन ले जा सकता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोल रही है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ। मैंने कहा मैं बेशक जानती हूँ। तुम लोगों ने मुझे डराया कि बिंदु के ससुराल वाले अगर पुलिस को खबर कर दें तो मुश्किल में गिरफ्तार होना पड़ेगा। मैंने कहा धोखा देकर एक पागल के साथ शादी कर दी है, क्या अदालत में इसकी सुनवाई न होगी। तुम लोगों ने कहा तो क्या इसके लिए अदालत दौड़ना पड़ेगा, तो क्या वकील के घर दौड़ कर जाऊंगी। इस बात का तो कोई जवाब न था। अपना सर फोड़ने के सिवा और क्या कर सकती थी। उधर बिंदु के शौहर का भाई मर्दाने में आकर गुल मचा रहा था और कहता था थाने में खबर करेगा।
मैं किस बल पर इतना जोर कर रही थी और मुझे इसका क्या हक था ये नहीं मालूम, लेकिन जिस गाय ने अपनी जान बचाने के लिए कसाई के पास से भागकर मेरे पास पनाह ली है, पुलिस के खौफ से फिर उसे कसाई के हवाले कर देना, ये बात किसी तरह मेरा दिल कबूल ना कर सका। मैंने दिलेरी के साथ कहा, देने दो थाने में खबर। ये कहकर मैंने सोचा कि उसी वक्त बिंदु को अपने कमरे में लाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठी रहूंगी, मगर बिंदु का पता न मिला। जिस वक्त तुम लोगों के साथ मेरा सवाल जवाब हो रहा था, उसी वक्त बिंदु ने जाकर खुद ब खुद अपने आप को ससुराल वालों के हवाले कर दिया था। उसने साफ समझ लिया था कि अगर वो इस मकान में रही तो मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। घर से भागकर बिंदु ने अपने दुख को और भी बढ़ा लिया। उसकी सास कहने लगी कि मेरा लड़का तो तुझे खा नहीं जाता, बुरे शौहरों की मिसाल की दुनिया में कमी नहीं है, उनके मुकाबले में मेरा लड़का चांद का टुकड़ा है। तुम्हारी भाभी ने कहा, वो किस्मत की हेटी है, उसके लिए गम करके क्या करूंगी। शौहर चाहे पागल हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी तो वो शौहर है। उस नेक बीबी का किस्सा तुम लोगों के दिल में आ रहा था, जिसने कोढ़ी शौहर को अपनी गोद में लेकर उसकी रंडी के घर पहुंचा दिया था। बुजदिली की उस जलील तरीन कहानी को दुनिया के सामने बयान करते हुए तुम लोगों को जर्रा बराबर भी शर्म न आई। यही वजह है कि इंसान बनकर जन्म लेने पर भी तुम लोगों ने बिंदु के फेल को काबिल सरजनिश समझा और शर्म से तुम लोगों का सर नीचा न हुआ। बिंदु के लिए मेरा कलेजा पाश पाश हो गया, मगर तुम लोगों के लिए मेरी शर्म की इंतहा न रही। अव्वल तो मैं देहाती लड़की, फिर तुम्हारे यहाँ आ पड़ी। फिर भी खुदा ने मुझे अक्ल दे दी थी। तुम लोगों के ये मजहबी ढकोसले मैं बर्दाश्त न कर सकी। इसका तो मुझे यकीन था कि बिंदु मरते दम तक हम लोगों के घर में कदम न रखेगी, लेकिन उसकी शादी के पहले दिन मैंने तो उससे वादा किया था कि मैं कभी भी उसे न छोड़ूंगी। मेरा छोटा भाई सरत कॉलेज में पढ़ता है। तुम लोगों को मालूम है कि वो रिफाए आम के हर तरह के कामों में पेश पेश रहा करता है। ब्लैक के ज़माने में शहर के चूहों को मार डालना या किसी नदी में बाढ़ आए तो वहाँ के लोगों की मदद को दौड़ जाना, इस किस्म के कामों में उसका ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ करता है। पढ़ने के लिए वक्त ना निकाल सकने की वजह से वो 2 मरतबा FA में फेल भी हुआ, मगर हिम्मत ना हारा। उसको मैंने बुलाकर कहा, सरत कोई ऐसी सूरत निकालो कि बिंदु की खबर मुझे मिलती रहे। मुझको ख़त लिखने की उसे जुर्रत ना होगी, अगर वो लिखे भी तो मुझे उसकी चिट्ठी ना मिलेगी। ये काम सरत के लिए बहुत ही आसान था। अगर मैं उसे कहती कि बिंदु को उसके घर से निकाल ला या उसके शौहर का सर फोड़ डाल तो वो ज़्यादा खुश होता। मैं सरत से बातें कर रही थी कि तुम मेरे कमरे में दाखिल हुए। तुमने कहा, फिर कौन सा हंगामा बर्पा किया है तुमने? मैंने कहा, वही जो शुरू में किया था, यानी तुम्हारे घर आई थी, लेकिन वो तुम लोगों की ही इनायत थी। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छुपा तो नहीं रखा? मैंने कहा, अगर बिंदु आती तो ज़रूर मैं उसे छुपा रखती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम लोग बेफिक्र रहो। सरत को मेरे पास देखकर तुम्हारे शक में इजाफा हो गया। मैं जानती थी कि सरत का उस घर में आना तुम लोग पसंद नहीं करते थे। तुम लोगों को डर था कि चूंकि उस पर पुलिस की नज़र रहा करती है, ना मालूम कब कौन सा सियासी उलझाव निकल आए जिसकी आंच तुम लोगों तक पहुंच जाए। इसी वजह से तेज के लिए, यानी भाई बहनों में मिलाप की जो तकरीब हुआ करती है, उसके लिए मैं उसे कभी बुलाया न करती, बल्कि किसी और के ज़रिए यह तकरीब अंजाम दिया करती थी। तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है और उसके शौहर का बड़ा भाई हमारे यहाँ ढूंढने को आया है। ये सुनकर मेरे कलेजे में छुरी भुक गई। बदनसीब लड़की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ झेल रही है, ये मैंने समझा, मगर कुछ करते न बन पड़ा। सरत खबर लाने को दौड़ा। शाम के वक्त उसने कहा, बिंदु अपने चचाजाद भाइयों के यहाँ चली गई थी। वो लोग आग बगूला होकर फौरन ही उसको ससुराल पहुँचा गए। गाड़ी के किराए वगैरह का खसारा उठाकर वो लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं और उसकी कोफ्त अभी तक बाकी है। तुम्हारी चची तीर्थ को जाने की गरज से यहाँ आकर ठहरी थी। मैंने तुम लोगों से कहा मैं भी जाऊंगी। यकायक धर्म की तरफ मेरा रुझान देखकर तुम सब इस कदर खुश हुए कि किसी किस्म का उज़्र न किया। यह भी समझे कि अगर मैं इस वक्त कलकत्ता में रही तो क्या मालूम बिंदु के लिए कोई नया हंगामा बर्पा कर दूं। मेरी वजह से तुम लोग बड़े मखमसे में गिरफ्तार थे। इतवार के दिन ये बात तय पाई कि बुध को मैं रवाना होंगी। मैंने सरत को बुलाकर कहा, जिस तरह बन पड़े बिंदु को बुध के दिन पूरी जाने वाली गाड़ी में मेरे साथ सवार करा देना। सरत का चेहरा बशाश हो गया। बोला, दीदी तुम कोई फिक्र ना करो, मैं उसे गाड़ी पर सवार करा के पूरी तक पहुंचाऊंगा। इसी बहाने से जगन्नाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। उसी दिन शाम को सरत फिर आया। उसका चेहरा देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, क्या सरत काम नहीं बना? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, उसे राजी न कर सके? उसने कहा, अब ज़रूरत भी नहीं रही। रात अपने कपड़ों में आग लगाकर उसने खुदकुशी कर ली।
उसके यहाँ के एक भतीजे से मैंने दोस्ताना कर लिया था। उसी ने एक खबर दी, तुम्हारे नाम एक खत लिखकर छोड़ गई थी। उसे उन लोगों ने ज़ाय कर दिया। चलो, झगड़ा चुक गया। तुम लोग बिगड़ गए, कहने लगे कपड़े में आग लगाकर औरतों का खुदकुशी करना फैशन हो गया है। तुम लोगों ने यह भी कहा कि यह नाटक है। हाँ ठीक है, मगर नाटक का यह तमाशा सिर्फ बंगाली औरतों की साड़ी से क्यों खेला जाता है? बंगाल के जवान मर्दों की धोती से क्यों नहीं खेला जाता? यह भी सोचना चाहिए। बिंदु ऐसी ही बदनसीब थी, जब तक जीती रही जिंदगी का कोई लुत्फ उठा न सकी। न उसे हुस्न मिला था, न उसके गुण की कोई कदर हुई। उसे यह भी न सूझा कि इस ढंग से मरती जिससे शहर के मर्दों में खलबली पड़ जाती और लोग तालियां बजाने लगते। मर कर भी वो लोगों को नाराज कर गई। उसकी बहन घर में छुप कर रोई, लेकिन उस रोने के अंदर एक तस्कीन पोशीदा थी। जो भी हुआ उसको तो निजात मिल गई। मर ही तो गई है, और तो कुछ हुआ नहीं। जीती रहती तो ना मालूम किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता। मैं तीर्थ को आई हूँ, बिंदु को आने की ज़रूरत ना हुई, लेकिन मुझे ज़रूरत थी। आम तौर पर जिसे तकलीफ़ कहते हैं वो मुझे तुम्हारे यहाँ न थी। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई तंगी नहीं। तुम्हारे बड़े भैया के अतवार जैसे भी हों, तुम्हारे चाल चलन में कोई ऐसा ऐब नहीं है जिसके लिए खुदा को मुजरिम ठहराया जा सके। अगर तुम्हारे अतवार बड़े भैया जैसे ही होते तब भी शायद मेरी ज़िंदगी के दिन उसी हालत में गुजर जाते, और तुम्हारी नेक चलन बड़ी भाभी की तरह मैं भी अपने शौहर को कसूरवार न ठहराकर खुदा पर ही इल्ज़ाम धरती। लिहाजा मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई नालिश नहीं कर रही हूँ। इस चिट्ठी की भी गरज ये नहीं है। लेकिन तुम लोगों के मधुबड़ा लेन के 27 नंबर मकान में अब मैं ना लौटूंगी। मैंने बिंदु को देखा है। घर बार के अंदर औरत की क्या वक़्त है मुझे मालूम हो गया है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। यह भी देख लिया कि गरचे बिंदु औरत थी, फिर भी खुदा ने उसे भुलाया नहीं। तुम लोग उस पर इतना जोर जिस कदर भी चलाते, फिर भी उसकी एक हद थी। गरचे उसने एक बदबख्त इंसान के रूप में जन्म लिया था, लेकिन अपने आप को वो उससे बढ़कर साबित कर गई। तुम लोगों के पाँव इतने लंबे नहीं हैं कि बराबर अपनी मर्जी और दस्तूर के मुताबिक उसकी सारी ज़िंदगी को अपने पैरों तले कुचल सकते। मौत तुम लोगों से बड़ी है। हाँ, उसी मौत ने उसे बड़ा बना दिया। जब तो बिंदु सिर्फ एक बंगाली लड़की न रही, अपने चचाजाद भाइयों की बहन न रही, और एक अजनबी पागल शौहर के फरेब में आई हुई बीबी न रही, वो गैर महदूद हो गई। मौत की बांसुरी की आवाज़ उस लड़की के टूटे हुए जिगर के अंदर से निकलकर मेरी ज़िंदगी के किनारों से टकराई तो पहले मुझे एक चोट सी लगी। ईश्वर से मैंने पूछा, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पोच और हकीर बात है वही इस कदर दुश्वार क्यों है? इस गली के अंदर दीवारों से घिरा हुआ छोटा सा तीरा तार बुलबुला इस कदर खौफनाक संगे राह क्यों हो रहा है? अगर तुम्हारी सारी कायनात अनवाओ अक़साम की नेमतें अपने हाथ में लेकर मुझे बुलाए, जब भी मैं एक लम्हे के लिए भी उस जनाना मकान की मुख्तसर सी चौखट के पार नहीं हो सकती, तुम्हारी ऐसी दुनिया में अपनी ज़िंदगी को लेकर मुझे इस लकड़ी और ईंटों की रुकावट मानकर धीरे धीरे दम तोड़ना ही पड़ेगा। मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी किस कदर जलील है। इस ज़िंदगी के बंधे टके कवानीन, नपी तुली बातें किस कदर पोच और बेहकीकत हैं। लेकिन देखती हूँ आखिर तक इस जलील धोखाबाजी की ही जय हो रही है, और हार हो रही है तुम्हारी पैदा की हुई पुरमुसर्रत दुनिया की। लेकिन जब मौत की बांसुरी बज उठी, फिर तो मेमारों की तैयार की हुई पुख्ता दीवारें और तुम लोगों के खाना साज कवानीन के जाल सब दफान हो गए। वो कौन सा दुख है, वो कौन सी जिल्लत है जो एक इंसान को इस तरह मुक़य्यद रहने पर मजबूर कर सकती है? देखा नहीं कि मौत के हाथ में असल ज़िंदगी की फतह का झंडा उड़ रहा है। मंझली बहू, तुझे अब क्या डर है? तुझे अब अपनी मंझली बहू वाले नकाब को केंचली की तरह उतार फेंकने में लम्हा भर देर न लगेगी। तुम लोगों की गली से अब मैं नहीं डरती। मेरे सामने आज नीला समुंदर है और सर पर जल भरा बादल मंडला रहा है। अपने बंधे टके चाल चलन की तारीकी में मुझे तुम लोगों ने छुपा रखा था। कुछ अरसे के लिए बिंदु ने आकर मेरे नकाब के अंदर से मुझे देख लिया था। उसी लड़की ने अपनी मौत के जरिए मेरे उस मसनूई नकाब को टुकड़े टुकड़े कर डाला। आज बाहर आकर पता चला कि मेरी कुछ और ही शान है। जिस हुस्न की दुनिया में कुछ कदर न हुई, वही हुस्न जिसे पसंद आया है, वही मंबए हुस्न आसमानों से मुझे देख रहा है। अब तो मंझली बहू मर चुकी। तुम समझते हो मैं मरने को चली। डरो नहीं, इस किस्म का पुराना मजाक मैं तुम लोगों के साथ ना करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह की औरत थी। उसकी बेड़ियाँ भी कम भारी ना थीं। उसे मरकर यह साबित करने की ज़रूरत ना हुई थी कि उसके अंदर ज़िंदगी है। मीराबाई ने अपने गाने के अंदर कहा है, बाप छूट जाए, माँ छूट जाए, सब मुझसे अलग हो जाएं, लेकिन ऐ मेरे मालिक, मीरा अपनी धुन में लगी रहेगी, चाहे जो भी हो।
इसी तरह अपनी धुन में लगा रहना ही जिंदगी है। मैं भी जिंदा रहूंगी, लो मैं जी उठी, तुम्हारे कदमों की इनायत से बेनियाज मृणाल।